आज का हमारा टॉपिक था आरटीआई। इस आरटीआई के माध्यम से हम समझेंगे किस तरीके से कोई भी सूचना बड़े आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक आपको कहानी से समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आरटीआई के माध्यम से किसी भी अधिकारी से हम कोई भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। एक कहानी होती है एक ऐसी लड़की की जो परेशान थी अपने मोहल्ले में कुछ बूचर शॉप्स की वजह से। मोहल्ले की गली में एक बूचर शॉप्स की, मान लीजिए मोहल्ला ये था गोल वाला, और इसके बगल में एक बूचर शॉप थी। एक नहीं, कईयों बूचर शॉप की बात की जा रही। जैसे मान लीजिए ये पूरा मोहल्ला है, ये गली है, ये मेन रास्ता है। अब यहाँ पे गलियों में छोटी छोटी दुकानें लगी हैं बूचर शॉप्स की। बूचर शॉप्स मतलब वो दुकान है जहाँ पे चिकन मटन मीट वगैरह आदि बिकता है। तो इस गली से जाने वाले लोगों को बार बार इस बदबू का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में कोई भी शिकायत करने पर उस लड़की का, या कह सकते उस समाज के लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तब जाकर के लड़की को किसी ने सलाह दिया कि आप आरटीआई के माध्यम से कुछ सूचनाएं मांगिए इनसे, शायद आपका यहाँ पे समाधान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लड़की क्या करती है, तो उसको जानकारी दी गई थी कि भाई सूचना इस तरीके से लेनी है। तो एक आवेदन लिखती है। आवेदन में अपने, क्योंकि जब पता नहीं होता तो उसने अपने जिलाधिकारी को आवेदन दिया आरटीआई के माध्यम से। बोला, लिखा क्या, सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, निवेदन है कि निम्न सूचनाएं प्रदान करने का कष्ट करें। क्योंकि हम निवेदन तो नहीं कर रहे हैं, सीधा हमारा अधिकार है, तो हम सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, तो अधिकार के हिसाब से ही बोलना उचित रहता। तो उसने अपने अधिकार के क्षेत्र से ही बोलना शुरू किया। क्योंकि वो आवेदन तो पर्याप्त दे चुकी थी कि भाई ये दुकानों को हटाया जाए, लेकिन जो नज़दीकी डीएम या एसडीएम थे तहसील स्तर के, वो इस चीज़ को बहुत ही नेगलेक्ट रूप से ले रहे थे। क्योंकि हो सकता है उन बूचर शॉप्स के द्वारा कुछ जिले के एसडीएम को भी कुछ पैसा पहुंच रहा हो, जिस वजह से वो उस चीज़ पे एक्शन न लेना चाह रहे हो, या हो सकता है किसी के दबाव में काम कर रहे हो। ऐसी स्थिति में तब आरटीआई में उन्होंने वही डेटा लिखा। लिखा क्या कि हमारे इस गली में कितनी यहाँ पर कसाईयों की दुकानें हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखा, क्या कोई भी ऐसी दुकानों को लगाने की लाइसेंस की आवश्यकता होती है? अगर हाँ, तो उन लाइसेंस की प्रतिलिपियों को भेजने की कृपा करें। साथ में उनकी जो भी अदायगी है या पैसे हैं, रुपए हैं, फोटोकॉपी के हिसाब से हम देने के लिए बाध्य हैं। अगर मान लीजिए लाइसेंस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप उनका निरीक्षण करा के कि ऐसी दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं, उन पर कार्रवाई कर उस कार्रवाई की रिपोर्ट हम तक भेजने की कृपा करें। तो इस तरीके से वो अपने लिख कर के नाम काका के साथ पोस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही ये नज़दीकी डीएम के पास पहुंचता है, डीएम अपने उप जिलाधिकारी एसडीएम को प्रेषित कर देता है कि आपके तहसील स्तर का काम है, आप इसको देखिए क्या चल रहा है आपके यहाँ पर। तो वो भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि लड़की का आवेदन पहले भी आया था, ऐसी स्थिति में उसने कोई भी काम नहीं किया था, अपनी गलती समझता है। फिर लड़की से बात करता है कि भाई इस आवेदन को वापस ले ले, बशर्ते लड़की इस चीज़ को वापस लेने से इनकार कर देती है। क्योंकि उसको बुलाया जाता है, पहले बुला करके बैठाया जाता है, एसडीएम साहब बैठाते हैं, चाय कॉफ़ी के लिए पूछते हैं। वो भी कम नहीं है भाई, चाय कॉफ़ी के लिए हाँ कर देती है, वो चाय पीने लग जाती है। एसडीएम साहब पूछते हैं बेटा बहुत अच्छे से, अब क्योंकि अब एसडीएम साहब की कह सकते हो गर्दन फंस गई है। ऐसी स्थिति में बड़े इज्जतदार तरीके से उसको एक एज आ अधिकारी के तौर पर बैठ करके इज्जत दे रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि आप ये आरटीआई वापस ले लीजिए। तो लड़की बोल देती है, सर वापस तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपरों में भी इसका जिक्र हो चुका है कि आरटीआई मैंने मांगी है, और अगर मैंने वापस ले ली तो मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। तो दबाव तो बनाया जा रहा था आरटीआई वापस लेने का, लेकिन किसी भी स्थिति में उसने हाँ नहीं किया। तो एसडीएम भी समझ गया कि भाई ऐसे तो नहीं होगा, सूचना तो देनी पड़ेगी। और सूचना देंगे कैसे, क्योंकि वहाँ पे अवैध रूप से दुकानें चल रही हैं। तब जाकर के एसडीएम उससे आग्रह करता है, ठीक है, मैं
दुकानों को हटवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। चंद दिनों में दुकानों को हटा दिया गया। उसके बाद उस महिला से फिर दोबारा एसडीएम साहब मिलते हैं और आरटीआई वापस लेने की बात करते हैं। तो उसने आरटीआई के लिए, उसी आरटीआई के लिए आवेदन करके लिखा कि निम्न प्रार्थना पत्र में मांगी गई सूचनाएं मुझे अन्य स्रोतों से प्राप्त हो गई हैं अथवा मुझे जानकारी ना दी जाए। इस तरीके से उसको वहाँ पर वो रद्द करा देते हैं। उस महिला का भी काम हो जाता है और एसडीएम का भी काम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि आरटीआई के माध्यम से क्या क्या हो सकता है। तो इसके हम कुछ नियमों को समझेंगे। ऑनलाइन आरटीआई कैसे दाखिल की जाती है, ऑफलाइन कैसे की जाती है, प्रार्थना पत्र कैसा बनाया जाता है, सभी इसी वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, आरटीआई से संबंधित कुछ जानकारियों को समझ लेते हैं। उसके बाद हम कुछ फॉर्म के फॉर्मेट को देखेंगे, अंत में हम आवेदन को भी देखेंगे और साथ में हम ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है आरटीआई के माध्यम से, सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में देखेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम आरटीआई के तहत जो सूचना लेने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नियम, जैसे पहला नियम क्या बोलता है, ऐसी जानकारी जिसे संसद व विधानसभा सदस्यों को देने से मना नहीं किया जा सकता है, तो उसे भारत के किसी नागरिक को भी देने से मना नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में एक कहानी थी, वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। 2005 से पहले की अगर बात की जाए तो उस समय कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार केवल सांसदों और विधायकों को था, जो अपनी लोकसभा और विधानसभा में जाकर के सूचनाओं को प्राप्त कर सकते थे। तो जिन जिन व्यक्तियों को सूचनाएं चाहिए होती थी, वो अपने सांसद और विधायक से आग्रह करके सूचनाओं को प्राप्त करते थे। कुछ उसमें तो मदद करते थे, कुछ ऐसे सांसद होते थे जो इसके लिए भी कुछ चार्जेस ले लेते थे। भाई, तुम्हारी हम जानकारी लेके आएंगे तो हमें इसका कुछ चार्ज चाहिए है। तो 2005 में ऐसा एक्ट आया जिसका नाम दिया गया आरटीआई एक्ट, जिसके माध्यम से जो संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर सदस्यों को जो जानकारी दी जाएंगी, वो भारत के सभी नागरिकों को भी दी जाएंगी। ये नियम, इस प्रावधान, ऐसा प्रावधान आरटीआई एक्ट में कर दिया गया। तो उनका यहाँ पे बेनिफिट होना शुरू हो गया लोगों के लिए। दूसरा पॉइंट है कि आरटीआई मांगने के लिए एक मिनिमल फीस रहती है, जो 10 रुपए रहती है। पोस्टल ऑर्डर माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप दे सकते हो। और गरीब लोगों के लिए बीपीएल कार्ड होता है, जिनके पास बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कार्ड, या कह सकते हो गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड होता है, वो लोग भी सूचना को निःशुल्क पा सकते हैं। उनका कोई भी रुपए नहीं लगेगा। अगला है, सरकारी विभाग में कम से कम एक अधिकारी को जन सूचना अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य होगा। कहने की बात है, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति को जन सूचना अधिकारी नियुक्त करना होता है। जैसे मान लीजिए हम हॉस्पिटल की बात की जाए, तो हॉस्पिटल में मान लीजिए जो मुख्य अधिकारी है उस जगह का, है ना, सीएमओ है, सीएचएमओ है, तो उसको साथ में एक जन सूचना अधिकारी भी बना दिया जाएगा। हो सकता है कोई बड़ा डिपार्टमेंट, तो जन सूचना अधिकारी बिल्कुल हटके अलग ही नियुक्त किया जाएगा। लेकिन होना चाहिए, किसी के ऊपर अतिरिक्त भार बना करके बना दिया जाता हो, कोई अलग से भी होता है। लोग अपनी सूचना किसी भी रूप में मांग सकते हैं। कहने की बात है, लोग अपनी सूचनाओं को ऑडियो, वीडियो, फोटो, ईमेल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से मांग सकते हैं, जैसी उनकी सूचनाएं मिल रही हो। मान लीजिए आप कॉपी मंगाना चाहते हो किसी भी बोर्ड से, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, ईमेल के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी मंगा सकते हो। तो माध्यम कोई भी हो सकता है सूचना प्राप्त करने के। अगला है, दस्तावेज रखने की समय अवधि तक की ही सूचनाएं दी जाती हैं। कहने की बात है कि मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट को 3 साल तक अपने दस्तावेज को रक्षण करके रखना है, कहना सुरक्षित करके रखना है, तो आप 3 साल के अंदर की ही सूचना मांग सकते हो। उसके ऊपर का कोई दावा नहीं कर सकते, क्योंकि वो 3 साल के बाद अपने पूरे डेटा को जला देते हैं। अगला देखिए, छठवां है कि आरटीआई की शुल्क जो है नगद, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भी दी जा सकती है। शुल्क नगद कैसे दिया जाता है, समझिए। मान लीजिए आपने एक प्रार्थना पत्र लिखा, आवेदन में कुछ सूचनाएं प्राप्त करनी है, आपके पास पोस्टल ऑर्डर नहीं है, तो आप 10 रुपए का सीधा नोट भी चस्पा कर सकते हो और उसका क्रमांक उसमें मेंशन कर दोगे, नोट नंबर ये है, तो भी आपको सूचनाएं दी जाएंगी। मैटर ये नहीं है कि पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट ही हो आपके पास, आप नगद भी रुपए भेज सकते हो। अगला है,
7वां पॉइंट है कि मांगी गई सूचनाओं को 30 दिन के अंदर अंदर सूचना अधिकारी को आप तक पहुंचाना होता है। ठीक है। 8वां है कि 30 दिन में सूचना अगर नहीं मिलती है तो आपको सूचना वह अधिकारी मुफ्त में देगा, यानी कि फ्री में फिर वो सूचना लेने के आप अधिकार क्षेत्र में आ जाते हो। अगला है आरटीआई की दायरे में आने वाले सभी विभागों से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं। ये जो विभाग दिए गए हैं, चाहे राष्ट्रपति डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, चुनाव आयोग, अदालतें, सरकारी दफ्तर, बैंकें, अस्पताल जो आपके हैं, उसके बाद सेना हो गए, पीएसयूज हो गए, सरकारी बीमा कंपनी, फोन कंपनी या सरकारी फंडिंग पाने वाले एनजीओ, स्कूल, कॉलेजेस, ये सभी आपको सूचना देने के लिए बाध्य रहेंगे, बस सूचना कोई भी गोपनीय ना हो। कहाँ कहाँ से हम सूचनाओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कौन कौन हमें सूचनाएं नहीं देगा। नंबर 1, जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा व अखंडता में खतरा हो। कहने की बात है कि ऐसी कोई सूचना नहीं मांग सकते हो आप सरकार से जो देश के लिए खतरनाक हो सकती है, उसकी देश की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकती है। आपने सूचना ली, पब्लिक कर दी, और पब्लिक करने के बाद उस सूचना का फायदा किसी दूसरी विपक्षी कंट्री ने उठा लिया और अपनी सुरक्षा को लेकर के दिक्कत हो नहीं सकती है। अगला है भारत के दूसरे देशों के साथ भारत के जो जुड़े आंतरिक बाह्य मामले हैं, जो इंटरनल मैटर होते हैं इंटरनली, उनको नहीं बता सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप उन सूचनाओं को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी निजी संस्थान से भी आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब प्राइवेट जो भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट कुछ भी है वहां से सूचना नहीं प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते किसी सरकारी संस्थान से उस संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि संस्थान किस पर्पज में अपने सरकारी दफ्तरों में रजिस्टर्ड है और उसका पर्पज क्या है, इस चीज के बारे में आप जानकारी जरूर कर सकते हैं। देखिए, एक साधारण फॉर्म है, इस फॉर्म के माध्यम से देख सकते हैं कि आरटीआई लिखने के लिए हम डायरेक्ट इस फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 रुपए का ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। फॉर्म 6(1) के नाम से आवेदन प्रारूप है। मान लीजिए हम एक आवेदन करके देखते हैं। सबसे पहला अगर पॉइंट की बात की जाए तो ये है आवेदक का नाम। तो यहाँ आवेदक का नाम मान लीजिए शिवम है, तो आवेदक का नाम, उसके बाद पता की बात की गई तो पता उसका मान लीजिए गांधीनगर, झांसी, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। पिन कोड जो भी होगा उसका इस तरीके से लिख देंगे। उसका दूरभाषा क्रमांक यानी कि मोबाइल नंबर, मान लीजिए उसका मोबाइल नंबर है ये, मान लीजिए, ठीक है। दिनांक कब दे रहे हो आवेदन, आप दे रहे हो मान लो 25/8/2024 को। किस कार्यालय से सूचना प्राप्त करनी है, आप मान लीजिए सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं कि यूपी बोर्ड में हमारे 10th क्लास की हमें एक कॉपी चेक करानी है, तो आप लिखोगे सीधा यूपी बोर्ड, ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज हो गया अब तो, इस तरीके से, ठीक है। क्या चाहते हो आप, मतलब जानकारी क्या चाहते हो, 6वां पॉइंट है। तो जानकारी में लिखोगे कि हमारा, आप यही लिखोगे कि 2022 10वीं का अनुक्रमांक जो भी है के गणित विषय की छायाप्रति मेल के माध्यम से मुहैया कराई जाए या दी जाए, ठीक है। इस तरीके से ये सत्र हो जाता है आपका सूचना मिलने के लिए, ठीक है। उसके बाद कैसी सूचना चाहिए, प्रमाणित, निरीक्षण के लिए, या आपको खुद आना है, या नकल, तो नकल लिख सकते हो, वही नकल चाहिए हम उसकी, या कॉपी चाहिए। आप पैसा जमा कर रहे हो तो उस ड्राफ्ट के बारे में या नोट की संख्या जो भी है, 10 रुपए दे रहे हो उसकी जानकारी यहाँ देनी है। मान लीजिए आप यहाँ 10 रुपए का नोट चिपका रहे हो तो नोट संख्या लिख दोगे और 10 रुपए का नोट लिख दोगे। मान लीजिए आप पोस्टल ऑर्डर लिख रहे हैं तो पोस्टल ऑर्डर का जो क्रमांक होता है नीचे उसको भी लिख सकते हो। मान लो आप बीपीएल कार्ड धारक हैं तो आप यहाँ पे हाँ लिख करके यहाँ पर अपना बीपीएल कार्ड नंबर डाल देंगे, जो राशन कार्ड है, यहाँ अपने सिग्नेचर करके भेज देंगे। ये आपका फॉर्मेट तैयार हो जाता है।
एक फॉर्मेट ये है, डायरेक्ट मान लीजिए आपके पास कोई प्रारूप नहीं है तो आप इसके माध्यम से भी भेज सकते हैं। जब हमारे पास कोई फॉर्मेट नहीं होता है तो हम सीधे सादे कागज पे भी सीधी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने फॉर्मेट समझने की कोशिश की है, लिखेंगे सबसे पहले सेवा में जन सूचना अधिकारी या जिला अधिकारी महोदय, क्योंकि जब भी हमें किसी जन सूचना अधिकारी का नाम पता नहीं होता किस डिपार्टमेंट में भेजना है तो सीधा जनपद के हम जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी भेज सकते हैं। पता लिखेंगे किस जगह पे भेजना है, जनपद झांसी उत्तर प्रदेश, महोदय के साथ संबोधन करेंगे। विषय में लिखेंगे आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत निम्न सूचनाओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो जो निम्न सूचनाओं के लिए जो क्वेश्चन है वो नीचे दिए गए हैं, तो लिख दिया है निम्नलिखित जानकारी प्रदान कराने का अनुरोध किया जा रहा है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम अपने वो 5 जो क्वेश्चन हमारे थे पुरानी कहानी में, उस कहानी से ही हमने बनाने की कोशिश की है। क्वेश्चन क्या था बनाया कि मोहल्ला बना दिया शिवाजी नगर झांसी की संलग्न मानचित्र बिंदु ए से बिंदु बी तक सड़क पर कसाईयों की कुल कितनी दुकानें हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा क्या ऐसी दुकानों के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता होती है या नहीं। अगला रहेगा हमें यदि लाइसेंस की आवश्यकता होती है तो जिन दुकानों को लाइसेंस दिए गए हैं उनकी फोटोकॉपी संलग्न करें या हमें दें, उसके लिए मैं फोटोकॉपी की कीमत भी अदा कर रही हूँ। यदि अनुमति नहीं दी गई है तो कृपया जांच कराएं कि दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं। यदि हाँ तो उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी भेजी जाए, किसकी, जांच की। तो यदि सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकार से संबंधित है या उसके पास है तो आवेदन या उसके ऐसे हिस्से को उपयुक्त माना जा सकता है जो आरटीआई अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अधोहस्ताक्षरित को अंतरिम के तहत उस अन्य लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जा सके। मतलब धारा 3 का इसमें विवरण भी दे दिया है। जब भी कोई भी आवेदन आपके डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है तो 3 से 5 दिन के अंदर उस संबंधित आप डिपार्टमेंट को खुद ही भेजिए, है ना। ये नियम होता है। यहाँ पे अपना दिनांक देंगे, साथ में यहाँ पे अपना आवेदक का डाटा जो भी नाम है, मोहल्ला, साथ में मोबाइल नंबर। यहाँ एक चीज और मेंशन कर देंगे नीचे, मैं इस आरटीआई के आवेदन के लिए निम्न माध्यम से शुल्क अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मान लीजिए आप पोस्टल ऑर्डर से कर रहे हैं तो पोस्टल ऑर्डर क्रमांक संख्या लिखोगे, पोस्टल ऑर्डर क्रमांक संख्या ₹10 के साथ मैं भेज रहा हूँ, बस ऐसा लिख सकते हो। मान लेते हैं कि अगर हमें सूचना ऑनलाइन माध्यम से मांगनी है तो हम क्या करेंगे, आरटीआई अगर यहाँ पे अकेला लिख भी देंगे तब भी हम अपनी सूचनाओं को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेबसाइट पे जाएंगे, आरटीआई दर्ज करेंगे। यहाँ पे एक आरटीआई ऑनलाइन rti.gov.in करके यहाँ पे लिंक खुल जाएगी। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, इस पे हमने जैसे ही क्लिक किया ये हमारे सामने आरटीआई का एक पेज ओपन हो जाता है। पेज ओपन होने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्योंकि अगर नया व्यक्ति कोई होता है तो उसका यहाँ पे एक बार प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है सबमिट रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये गाइडलाइन रहेगी कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे सब बोल देंगे कि हमने पढ़ लिया है ऊपर की गाइडलाइन और आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन सी डिपार्टमेंट से आपको सूचना लेनी है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट से मान लीजिए आपको ये डिपार्टमेंट दिए गए हैं, तो आपको जिस भी डिपार्टमेंट से सूचना लेनी है उसके बारे में यहाँ पे ढूंढोगे, उस डिपार्टमेंट को आप लिखोगे। मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से लेना है आपको, हायर एजुकेशन से लेना है तो किस यूनिवर्सिटी से लेना है ना। मान लीजिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लेना है आपको, बोल दिया कि आपने बनारस यूनिवर्सिटी को चुन लिया है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भरोगे, ठीक है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको भरने की कोशिश करोगे। मान लो ये मैंने ईमेल आईडी भर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर लिखोगे, ईमेल आईडी कंफर्म करोगे, यहाँ पे नाम भरोगे अपना। उसके बाद यहाँ पे जेंडर चुनोगे, यहाँ पे अपना पता लिखोगे, यहाँ पे पिन कोड लिखोगे इस लाइन में, और यहाँ पे अपनी स्टेट भी चुनोगे, जो भी आपकी स्टेट है उसको आप चुनोगे।
और यहाँ पे आप शहरी क्षेत्र से आते हैं या गांव के क्षेत्र से। मान लीजिए मैं शहरी क्षेत्र से हूँ तो शहरी क्षेत्र से। आपकी पढ़ाई है तो हाँ पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, कितने हम ग्रेजुएट हो गए, बिलो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड जो भी आपकी पढ़ाई है तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे फ़ोन नंबर ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर मोबाइल नंबर दे दिया है। आप इंडियन सिटीजन, जी हाँ। क्या आप बीपीएल के नीचे आते हो? अगर हाँ बोल दोगे तो आपकी फीस नहीं लिखेगी, कार्ड नंबर लिखना होगा, कब इशू हुआ बीपीएल कार्ड, अथॉरिटी किसने इशू किया लिख दोगे। यहाँ पे वही सेम डाटा आपने जो वहाँ पे लिखा था वो सीधे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दोगे। मान लीजिए आपको किसी हायर एजुकेशन बनारस यूनिवर्सिटी से बीए या बीएससी की फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी चाहिए है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे लिख दोगे कि भाई निम्न सूचनाएं प्रदान की जाएं। बनारस हिंद यूनिवर्सिटी में हमारा 2022-23 सत्र में बीए जो हमारा स्नातक है उसमें रोल नंबर इतना कि साथ साथ मुझे इस सब्जेक्ट की कॉपी मुहैया कराने की कोशिश की जाए। कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे सबमिट करोगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चर भर करके आप सबमिट कर दोगे और आपकी आरटीआई नंबर यहाँ से जनरेट हो जाएगी और आपकी आरटीआई भरी मानी जाएगी। इस तरीके से हम आरटीआई को इस ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आरटीआई के तहत जानकारी देने से कब मना कर सकती हैं गवर्नमेंट या कोई भी संस्थाएं। जब प्रमाण पत्र किसी दूसरे जन सूचना अधिकारी के नाम पर हो। ऐसा हो जाता है जनरली, लेकिन उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहने की बात है आपने गलती से किसी ऐसे डिपार्टमेंट को भेज दिया जो सूचना उससे संबंधित नहीं है, लेकिन उस डिपार्टमेंट का एक कर्तव्य होता है कि उस जिस भी डिपार्टमेंट से ये सूचना मिलनी चाहिए वहाँ पे उसको 3 से 5 दिन के अंदर भेज देना चाहिए था। लेकिन कभी कभी कुछ डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपकी सूचना रुक सकती है। आपने फीस जमा नहीं की और मुफ्त मान लो आप ले रहे हो, तो उसके लिए जो राशन कार्ड है वो भी जमा नहीं किया, तब भी ऐसी स्थिति में आपको सूचना नहीं दी जाएगी। सरकारी विभाग के संस्थानों का गलत इस्तेमाल होने की आशंका। किसी भी सरकारी विभाग को ऐसा लगता है कि हमारे संस्थान की स्थिति खराब हो सकती है, आपको कोई सूचना ऐसी दी गई है, तब भी आपको मना कर सकते हैं। जब कोई अधिकारी आपको सूचना देने से मना करता है या फिर जानबूझकर देरी करता है या तथ्य छुपाने की कोशिश करता है, तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं और ऐसा करने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन के अनुसार 250 रुपए के अनुसार 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आरटीआई का आप जादू देखना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी व्यक्ति जानबूझ के देरी कर रहा है, आपको सूचना नहीं दे रहा है, तो आप अपील कर सकते हो। अपील मतलब उससे बड़े अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र भेजोगे कि इतने इतने दिनांक को ये सूचनाएं मैंने भेजी, सूचनाएं मांगने के लिए आवेदन किया था, उक्त के द्वारा कोई भी सूचनाएं अभी तक प्राप्त नहीं कराई गई हैं, तो ऐसे अनुसार उन पे कार्रवाई करने का कष्ट करा जाए। तो 250 रुपए पर डे के हिसाब से 25,000 रुपए तक का जुर्माना उनके ऊपर सैंक्शन कर दिया जाता है। कुछ आरटीआई की धाराएं हैं, इन धाराओं को भी पता होना जरूरी है क्योंकि कानून की धाराओं के माध्यम से ही आगे की कहानी हमने देखी थी। पहला है 6(1) के तहत, जो अभी हमने फॉर्म दिखाया था कि 6(1) जो था आपका, धारा 6(1) के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। 6(3) में है कि कोई भी आवेदन अगर गलत डिपार्टमेंट में पहुंच जाए तो 5 कार्य दिवस के अंदर वो संबंधित डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करना होता है। 7वीं है आपकी 7(5) की जो धारा है कि बीपीएल कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क रहेगी। 7(6) की है कि 30 दिन के अंदर सूचना आपको प्राप्त करनी होगी, अगर नहीं कराते हैं वो तो निःशुल्क सूचना वो आपको देने के अधिकार हो जाएंगे आपके अंदर उनके लिए। 8वीं है कि आरटीआई वो सूचना आरटीआई में नहीं दी जाएंगी जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये तो भी बता दिया था। धारा 18 है, जब संबंधित अधिकारी सूचना ना दे तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को भेज सकते हो। मान लो आपने नजदीकी किसी भी अधिकारी से कोई सूचना प्राप्त करनी चाहिए आरटीआई के माध्यम से, वो नहीं दे रहा है, तो आप अपने बड़े लेवल के जन सूचना अधिकारी को सूचित कर सकते हो, अपील कर सकते हो। 19(1) में क्या बोला गया कि 30 दिन के अंदर अगर आरटीआई नहीं आती है तो आप प्रथम अपीली अधिकारी को अपील कर सकते हो। जी हाँ, अगर आपको सूचना 30 दिन के अंदर नहीं मिलती है तो आप अपील कर सकते हो उससे बड़े अधिकारी को कि ये निम्न सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, आप हमें प्राप्त कराने की कृपा करें।
19(3) है कि प्रथम अपील का भी जवाब नहीं आता है तो आप 90 दिन के अंदर द्वितीय अपील अधिकारी को भी अपील कर सकते हो, उससे ऊपर भी कर सकते हो। और तब भी ना आए तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो कि ये दिनांक पे हमने सूचनाएं प्राप्त कराने के लिए आवेदन किए थे, दोनों अपीली अधिकारी के द्वारा हमें कोई भी सूचनाएं प्राप्त नहीं की गई, तो कोर्ट इन लोगों के ऊपर जुर्माना लगाएगा और आपको सूचना भी दिलाने का काम करेगा। तो अपील के ये अधिकार होते हैं, थोड़े से समझ लेते हैं। आवेदक प्रथम अपीली अधिकारी के सामने अपील कर सकता है, ठीक है। प्रथम अपील के लिए कोई फीस नहीं देनी होती, क्योंकि फीस तो आप पहले ही अदा कर चुके हो, बार बार फीस थोड़ी ना दोगे उसी सूचना के लिए। अगला है, ऐसी अपील जन सूचना अधिकारी का जवाब मिलने के दिनांक से 30 दिन के अंदर की जाती है। मतलब कोई भी जन सूचना 30 दिन का समय देना होता है। हमने जैसे किसी को अपील की है, ऐसी अपील जन सूचना अधिकारी का जवाब मिलने की 30 दिन के अंदर की जाती है। खास मामलों में 45 दिन तक का समय लग जाता है। अगर आपको पहली अपील दाखिल करने में 45 दिन के अंदर जवाब नहीं मिला तो 45 दिन के अंदर राज्य के राज्य सूचना आयोग या केंद्र की केंद्रीय सूचना आयोग के लिए दूसरी अपील दाखिल कर सकते हो। मान लीजिए 30 से 45 दिन के अंदर आपको प्रथम अपीली अधिकारी ने आपको सूचना नहीं दी, तो ऐसी स्थिति में अब राज्य के राज्य सूचना आयोग को, आयोग बने हैं राज्य में अलग और सेंट्रल में अलग, कमीशन को आप सीधा लेटर लिख सकते हो कि ये सूचना हमें प्राप्त कराई जाए और इनके द्वारा ऐसी सूचनाएं हमें अभी तक नहीं दी गई हैं। यहाँ तक हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगे जुड़ने के लिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।